कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी रेड। उस फिल्म में अजय देवगन ने एक्टिंग किया था। एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की छवि उसमें दिखाई गई थी। उसी फिल्म का अभी सिक्वल आया है, यानी उसका दूसरा पार्ट आया है रेड 2 के नाम से। तो दोनों ही फिल्मों को मैंने देखा था। जब रेड 1 आई थी, यानी कि ओरिजिनल रेड आई थी, तो उसको भी मैंने देखा था, और अभी रेड 2 रिलीज हुई है, उसको भी मैंने देखा है। तो अभी मैं इसी रेड 2 के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो रेड 2 ठीक ठाक फिल्म है, औसत की फिल्म है, और कह सकते हैं कि अच्छी फिल्म है। अच्छी इस मामले में क्योंकि इसमें एक ईमानदार इनकम टैक्स अफसर की भूमिका निभाई है अजय देवगन ने। अच्छी एक्टिंग की है। इसमें ना कोई मार धाड़ है, ना बहुत अच्छे गाने हैं, ना कोई एक्शन दृश्य है, और ना बहुत अच्छी ज़बरदस्त पटकथा है। फिर भी मिला जुला कर यह फिल्म अच्छी है, देखने लायक है। सिनेमा हॉल में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसे विषय के ऊपर यह फिल्म बनाई गई है, एक ऐसे विषय के ऊपर कहानी लिखी गई है जो लगभग सभी को पसंद है, यानी कि भ्रष्टाचार के ऊपर, भारतीय राजनीति में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर यह फिल्म बनाई गई है। तो यह फिल्म देखने में अच्छी लगती है। यह फिल्म लगता है जैसे हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। इस भ्रष्टाचार के कर्मकांड से हम बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो इसलिए लगता है कि जब कोई भ्रष्टाचार के ऊपर फिल्म बनती है, नेताओं के भ्रष्टाचार के ऊपर, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के ऊपर, और किसी भी तरह के व्यवस्था के भ्रष्टाचार के ऊपर, तो हमारे मन को यह फिल्म छूती है और हमें अच्छी लगती है यह फिल्म। इसलिए इस मामले में यह फिल्म अच्छी कही जा सकती है। लेकिन यह फिल्म कितनी भी अच्छी हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना पता नहीं क्यों है कि जो रेड पहले वाली फिल्म थी, यानी जो ओरिजिनल रेड आई थी 2 साल 3 साल पहले, वह इस फिल्म से अच्छी थी। उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्टिंग की गई थी। उसमें विलेन की एक्टिंग अच्छे तरीके से की गई थी। उसमें डायलॉग भी कुछ अच्छे दिखाए गए थे, मुझे ऐसा लगता। अभी तो पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन अगर एक कंपेयर करूं, अगर एक तुलना करूं, तो मुझे लगता है कि पहली वाली जो रेड थी, वास्तविक रेड, वह इस रेड 2 से अच्छी थी। ज़्यादातर फिल्मों में अभी ऐसा ही हो रहा है कि जो सिक्वल फिल्में आ रही है वो ओरिजिनल वाली से उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि ओरिजिनल वाली जो फिल्म होती है वह 20 ठहरती है, और आजकल की सिक्वल फिल्में उसके मुकाबले में 19 ठहरती है। इस फिल्म में राजनीति में चल रहे भ्रष्टाचार या कदाचार के ऊपर विषय को उठाया गया है। जो ओरिजिनल वाली जो रेड आई थी, उसमें कांग्रेस के ज़माने में नेता लोग किस तरह से भ्रष्टाचार करते थे, जनता के पैसों को लूट कर अपने घर भरते थे। घर के दीवालों में, घर के तहखानों में, सोफा के गद्दों के नीचे, बाथरूम के कोमोड के नीचे, अन्य इत्यादि अन्य जगहों पर किस तरीके से पैसे को, सोना को या अन्य अचल संपत्ति को लूट कर रखते थे, उसके ऊपर यह फिल्म बनाई गई है। और मूल और केंद्र में अजय देवगन एक आयकर विभाग के अधिकारी होते हैं, जो सुराग मिलने पर उन नेताओं को पकड़ते हैं। तो ओरिजिनल वाली जो रेड आई थी, उसमें इंदिरा गांधी का भी एक छोटा सा अक्स दिखाई दिया था, उसमें एक छोटा सा रोल दिखाई दिया था। तो इससे मान सकते हैं कि जब कांग्रेस का जब राज चल रहा होगा, तो उस समय किस तरह से भ्रष्टाचार भी चल रहा होगा और भ्रष्टाचार का उजागर भी हुआ होगा। तो यह तो एक छोटी सी घटना रही होगी, लेकिन ऐसी और न जाने कितनी घटनाएं हुई होंगी, ऐसी और न जाने कितनी वारदातें हुई होंगी, जिससे जनता का भरोसा उठा और लोगों ने, देश की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से धक्का मार के हाशिए पर डाल दिया। अब आ गया है भारतीय जनता पार्टी का राज। तो अगर राजनीति परिदृश्य को अगर देखें, तो बहुत सारे नेता जो उस जमाने में कांग्रेस पार्टी में थे नेता, वह उठकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और उनमें से बहुत सारे नेता भ्रष्टाचारी या बहुत बड़े बड़े बाहुबली नेता भी हैं। तो आप समझ सकते हैं, या कोई भी समझ सकता है, वो इस जगह आकर भी क्या करते होंगे, भ्रष्टाचार ही करते होंगे, गलत काम ही करते होंगे, अंट संट तरीके से पैसा कमाते होंगे, जनता का पैसा को चूस कर अपने घरों में भरते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जमाने में ये जो रेड 2 आई है,
ये मिला जुला कर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहे भ्रष्टाचार का एक प्रतिनिधि फिल्म है। हालांकि इस फिल्म में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से दिखाया नहीं गया है, क्योंकि जब किसी पार्टी की या किसी राजनीतिक पार्टी की सत्ता चल रही होती है या शासनकाल चल रहा होता है, तो उस समय उसको मुखर रूप से फिल्मकारों का या लेखकों का या कलाकारों का या मीडिया जगत का मुखर होकर उस इशू को या उस मुद्दे को उठाने में संकोच होता है, क्योंकि उनको अपना व्यापार भी संभालना है, उनको अपना रोजगार भी संभालना है, उनको अपना घर परिवार भी देखना है, इसलिए उस मुद्दे को मुखर रूप से नहीं उठाते हैं। लेकिन जब उनका शासन व्यवस्था चला जाता है, उनका जब राज चला जाता है, जब जनता उनको धक्के मार के हाशिए पर डाल देती है, तो यही कलाकार, यही फिल्मकार, यही लेखक लोग उसके बारे में मुखरता से लिखने लगते हैं, फिल्में बनाने लगते हैं। उनके शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को मुखर शब्दों में जोर शोर से उठाने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में जो भ्रष्टाचार का जो उदाहरण दिखाया गया है, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अभी हो रहे भ्रष्टाचार का एक उदाहरण मात्र के रूप में दिखाया गया हो। और इस फिल्म में रितेश देशमुख का अभिनय भी बहुत अच्छा अभिनय निकल के आया है। मुझे ऐसा लगता है कि रितेश देशमुख का अभिनय पुराने ज़माने में हम लोगों ने सुना है कि एक रॉबिन हुड नाम का एक चोर रहा था, जो रात के अंधेरे में बड़े बड़े लोगों को लूटता था, अमीर लोगों को लूटता था। जिन अमीर लोगों के पास गरीबों की संपत्ति जब्त होती थी, उन अमीर लोगों को रात के अंधेरे में लूटता था वह रॉबिन हुड, और दिन के उजाले में उन्हीं गरीब लोगों को वह उसी पैसे से मदद करता था। तो उसकी एक छवि जननायक के रूप में एक छवि बन गई थी। उसी तरह से इस फिल्म में रितेश देशमुख की छवि एक जननायक के रूप में बनी हुई है। हालांकि इस फिल्म में वो अमीरों को नहीं लूटते हैं, बल्कि बहुत ही सातिराना तरीके से वह गरीबों को लूटते हैं। एक घोटाला हुआ है बिहार में अभी कुछ दिन पहले जो चल रहा है, लैंड फॉर जॉब, यानी कि गरीबों की ज़मीनें लेकर उनको सरकारी नौकरी दे देना। तो उसी हथकंडे को अपनाकर रितेश देशमुख एक बहुत बड़ा नेता बन जाते हैं, बहुत संपत्ति जमा कर लेते हैं, लेकिन गरीबों के बीच उनकी छवि बहुत ही एक जननायक नेता के रूप में होती है, जैसा कि रॉबिन हुड की छवि थी उस समय। हालांकि वो भी डकैत था, वो भी चोर था, लेकिन लोगों की मदद करने के चलते वह जननायक बना हुआ था लोगों के बीच, लेकिन कानून की नज़र में वह भी चोर था। इसी तरह से इस फिल्म में रितेश देशमुख की छवि एक जननायक के रूप में है, साफ सुथरे छवि के रूप में है, जनता के बीच एक आदर्शवादी नेता के रूप में है, और घर में माँ के पास एक आदर्शवादी बेटे के रूप में है। लेकिन वह भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक चोर है, बहुत बड़ा राजनीतिक डकैत है, जिसे अजय देवगन ने अपने जांच के द्वारा उसका पर्दाफाश किया है, पर्दाफाश करते हैं और उसको जनता के सामने लाते हैं, उसको उसकी माता के सामने लाते हैं और यह बतलाते हैं कि देखिए यह आदर्शवादी नेता या आदर्शवादी बेटे के पीछे कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो इस फिल्म के मूल में यही विषय उठाया गया है, भ्रष्टाचार को लेके। तो ऐसी फिल्में एक प्रतिनिधि फिल्म होती है समाज की, भारतीय सिनेमा की। हालांकि यह इस प्रतिनिधि फिल्म के द्वारा या ऐसी प्रतिनिधि फिल्म के द्वारा उस बहुत बड़े परिदृश्य को रेखांकित किया जा रहा है कि देश में बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पे लूट खसोट चल रहा है। जो नेता या जो अधिकारी आज साफ सुथरी छवि के हैं, या जो आदर्शवादी नेता या आदर्शवादी अधिकारी जनता के बीच अपनी छवि बना के रखे हुए हैं, अगर उनकी सच्चाई से जात हो तो उनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य निकल सकता है, उनके पीछे बहुत बड़ा घोटाला निकल सकता है। तो ऐसी फिल्म देखने से हमें यह समझ मिलती है, और ऐसी फिल्में बनाने के पीछे भी निर्देशक का या लेखक का या फिल्मकार का यही मंतव्य होता है, जनता के सामने चीज़ों को इशारों में लाकर रखना। तो यह फिल्म मुझे ठीक ठाक लगी, और यह फिल्म मुझे भारतीय राजनीति का अक्स लगी है। जय हिंद।